नमस्कार विद्यार्थियों। कैसे हैं आप सब? आशा है बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो व्याख्यान में हमने विनियोग से आशय, विनियोगों के ब्याज सहित और ब्याज रहित क्रय विक्रय के बारे में पढ़ा और एक उदाहरण के द्वारा ब्याज सहित ऋण पत्रों के क्रय विक्रय का लेखा भी सीखा। आज हम ऋण पत्रों के क्रय विक्रय का लेखा ब्याज रहित क्रय विक्रय होने की स्थिति में सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, विनियोगों का लेखा ब्याज रहित होने की स्थिति में किस प्रकार किया जाता है, एक उदाहरण के द्वारा हम जानेंगे और सीखेंगे। विद्यार्थियों, प्रश्न इस प्रकार से है। 1 मार्च 2020 को कलीम ने रहीम को टाटा मोटर्स कंपनी के 40,000 रुपये के 6% ऋण पत्र 103 रुपये ब्याज रहित की दर से बेचे। ब्याज रहित अर्थात 103 रुपये में ब्याज की राशि शामिल नहीं है और ऋण पत्रों की संख्या 400 होगी, जो यहाँ स्पष्ट रूप से नहीं लिखी गई है। और इस क्रय विक्रय पर 1/4% दलाली तथा 100 रुपये अन्य खर्च के दिए गए हैं। 1 सितंबर 2020 को रहीम ने उपरोक्त में से आधे ऋण पत्र 105 रुपये ब्याज रहित की दर से बेच दिए, जिन पर 1/4% दलाली तथा 60 रुपये अन्य खर्चे अर्थात स्टाम्प व्यय के चुकाए। 31 दिसंबर 2020 को जिस दिन रहीम अपने खाते बंद करता है, ऋण पत्रों का बाजार मूल्य 110 रुपये था। इन ऋण पत्रों पर ब्याज 30 जून तथा 31 दिसंबर को दिया जाता है। रहीम की पुस्तकों में आवश्यक खाते बनाइए। विद्यार्थियों, हम रहीम की पुस्तकों में टाटा मोटर्स डिबेंचर अकाउंट्स बनाएंगे, जिसमें क्रय विक्रय का लेखा करते समय यह ध्यान रखेंगे कि यह क्रय विक्रय ब्याज रहित हुआ है। ब्याज रहित होने की स्थिति में क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य की गणना करते समय ब्याज की राशि को नहीं घटाया जाता है, क्योंकि ब्याज अलग से भुगतान किया जाता है। ब्याज का भुगतान नगद रूप में इस राशि के अलावा, जैसे यहाँ पर 103 रुपये ब्याज रहित बेचा गया है या खरीदा गया है, तो ब्याज की राशि का भुगतान इस 103 के अलावा अलग से दिया जाएगा। तो विद्यार्थियों, हम बनाते हैं रहीम की पुस्तकों में 6% टाटा मोटर्स डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर अकाउंट्स में सबसे पहले हम क्रय का लेखा डेबिट पक्ष में करेंगे, क्योंकि हम रहीम की पुस्तकें बना रहे हैं। कलीम ने रहीम को बेचे थे तो रहीम ने खरीदे थे, खरीदने की एंट्री डेबिट में की जाएगी। तो विद्यार्थियों, डेबिट में सबसे पहले हम एंट्री कर लेते हैं 1 मार्च 2020 को टू बैंक अकाउंट। 40,000 का फेस वैल्यू है जो हमने लिख दिया है। अब इनका क्रय मूल्य कितना होगा, इसकी गणना हम कर लेते हैं। तो क्रय मूल्य जो दिया गया है वह दिया है 103 रुपये प्रति ऋण पत्र। परचेज प्राइस 1 मार्च को 400 डिबेंचर्स हैं, 103 रुपये की दर से है, 41,200 रुपये उनका मूल्य बनता है। विद्यार्थियों, यह क्रय ब्याज रहित है, अतः इस राशि में ब्याज की राशि शामिल नहीं है, अतः ब्याज को घटाया नहीं जाएगा। जैसे कि हमने ब्याज सहित क्रय विक्रय की दशा में परचेज प्राइस की गणना करते समय हम जो भी मूल्य होता था उसमें से ब्याज की राशि घटा देते थे, लेकिन यहाँ पर नहीं घटाएंगे। ठीक है, तो सीधा हम इसमें जोड़ देते हैं खर्चे, जिसमें दलाली एक खर्चा हुआ है 40,000 का, 1/4% निकल के आता है 100 रुपये, और अन्य खर्चे भी प्रश्न में 100 रुपये दिए गए थे, और कुल जो मूल्य बनता है वह आ जाता है 41,400। तो इन डिबेंचर्स का जो क्रय मूल्य है वह आया 41,400। यह 41,400 हम अमाउंट वाले कॉलम में लिख देते हैं। विद्यार्थियों, इसी वर्ष 1 सितंबर 2020 को रहीम ने इनके आधे शेयर 105 रुपये की दर से ब्याज रहित बेच दिए थे। तो बेचने की एंट्री क्रेडिट पक्ष में की जाएगी। कितनी तारीख को? 1 सितंबर 2020 को। बाय बैंक अकाउंट
आधे शेयर मतलब 40,000 का आधा 20,000 का फेस वैल्यू होगा। और विक्रय मूल्य क्या होगा इसकी गणना हम कर लेते हैं। विक्रय मूल्य है 105 रुपये। 200 डिबेंचर बेचे हैं तो हम गणना कर लेते हैं। 1 सितंबर को 200 डिबेंचर 105 की दर से 21,000 के होते हैं। इसमें से दलाली और अन्य खर्चों को घटा दिया जाएगा। दलाली बनती है 50 रुपये और अन्य खर्चे स्टाम्प और ड्यूटी के वह 60 रुपये हुए थे। इन दोनों राशियों को जोड़कर 21,000 में से घटा देंगे तो राशि निकल के आती है 20,890। यह आधे शेयरों का विक्रय मूल्य होगा जिसका लेखा हम डिबेंचर अकाउंट में कर देंगे। तो विद्यार्थियों कर देते हैं हम लेखा अमाउंट वाले कॉलम में, आ जाता है 20,890। विद्यार्थियों अब हम इनका अंतिम शेष ज्ञात कर लेंगे। खाते बंद किए जाते हैं तो 31 दिसंबर को बाय बैलेंस सीडी 40,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर खरीदे गए थे जिसमें से आधे हमने बेच दिए हैं तो आधे का फेस वैल्यू बनता है 20,000। अब इन आधे डिबेंचर्स का जो वास्तविक मूल्य है वह क्या होगा उसकी गणना कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों गणना इस प्रकार से होगी कि 41,400 का जो मूल्य है वह उनका वास्तविक मूल्य है जो कि 400 डिबेंचर्स का है। तो 200 का कितना होगा तो 41,400 गुणा 200 बटा 400 बराबर आ जाता है 20,700। यह इनका अंतिम मूल्य होगा। इसका लेखा हम अमाउंट वाले कॉलम में कर देते हैं 20,700। इसके बाद दोनों पक्षों का योग लगा लिया जाएगा। फेस वैल्यू का योग दोनों पक्षों में बराबर है 40,000 और 40,000। अमाउंट वाले कॉलम में देखते हैं क्रेडिट पक्ष का योग अधिक है 41,590। अंतर की राशि को डेबिट में लिख दिया जाएगा जो कि इन डिबेंचर्स का लाभ होगा। इस लाभ का लेखा हम डेबिट पक्ष में कर देते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 190 रुपये। विद्यार्थियों यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में 31 दिसंबर को रहीम के अंतिम खाते बंद करते समय ऋण पत्रों का बाजार मूल्य 110 रुपये दिया गया था, लेकिन हम इसका लेखा किस पर करेंगे, बाजार मूल्य और लागत मूल्य दोनों में से जो कम हो। तो यहाँ बाजार मूल्य 110 है जो कि ज़्यादा है और लागत मूल्य कम है तो यहाँ पर हमने लागत मूल्य पर लेखा किया है। विद्यार्थियों अब हम ब्याज खाता बनाएंगे। ब्याज खाते में सबसे पहले हम क्रय पर ब्याज का लेखा करेंगे। क्रय करते समय हमने ब्याज का भुगतान किया होगा। ब्याज का भुगतान करने पर हानि होगी, व्यय होगा जिसका लेखा डेबिट में किया जाएगा 1 मार्च 2020 को टू बैंक अकाउंट। ब्याज की गणना कर लेते हैं हम। इंटरेस्ट ऑन परचेज 1 मार्च को हमने खरीदा है तो जनवरी और फरवरी 2 महीने का ब्याज का हमको भुगतान करना होगा। 40,000 के डिबेंचर हैं, 6% की दर से 2 महीने का ब्याज निकलता है 400 रुपये। इस 400 का लेखा हम ब्याज खाते के डेबिट में कर देते हैं। टू बैंक अकाउंट अमाउंट वाले कॉलम में 400 रुपये लिख देंगे। विद्यार्थियों प्रश्न में दिया गया है कि ब्याज का भुगतान 30 जून को और 31 दिसंबर को किया जाता है, तो अब 30 जून को हमको ब्याज प्राप्त होगा। 30 जून को रहीम को ब्याज प्राप्त होगा जिसकी एंट्री हम क्रेडिट पक्ष में कर देंगे 30 जून 2020 बाय बैंक अकाउंट और इस पर हम ब्याज की गणना कर लेंगे और गणना इस प्रकार से होगी। इंटरेस्ट रिसीव्ड कब हुआ है, 30 जून को। पूरे 6 महीने का ब्याज प्राप्त होगा। 40,000 पर 6% की दर से 6 महीने का ब्याज बनता है 1200। इसका लेखा ब्याज खाते के क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट 1200 के नाम से कर दिया जाएगा। इसके बाद विद्यार्थियों 1 सितंबर को रहीम ने आधे डिबेंचर बेच दिए हैं, तो जिस व्यक्ति को वह बेचेगा उससे ब्याज ले लेगा। कितने महीने का,
जुलाई, अगस्त 2 महीने का, तो जिसका लेखा हम क्रेडिट पक्ष में करेंगे क्योंकि ब्याज प्राप्त हो रहा है 1/9/2020 बाय बैंक अकाउंट। कितना ब्याज होगा 2 महीने का, कैलकुलेट कर लेते हैं। 20,000 के डिबेंचर बेचे हैं, 6% की दर से 2 महीने का ब्याज होगा 200 रुपये। इस 200 का लेखा हम ब्याज खाते के क्रेडिट में कर देंगे 200 रुपये। अब वर्ष के अंत में 31 दिसंबर को ब्याज प्राप्त होगा, जिसका लेखा भी क्रेडिट पक्ष में किया जाएगा बाय बैंक अकाउंट, और इस ब्याज की गणना कर ली जाएगी पूरे 6 महीने का ब्याज आधी रकम अर्थात 20,000 के डिबेंचर पर निकाला जाएगा, जिसकी गणना हम कर लेते हैं। 6 महीने का ब्याज 6% की दर से 20,000 पर निकलता है 600 रुपये। इसका लेखा ब्याज खाते के क्रेडिट में कर दिया जाएगा बाय बैंक अकाउंट 600 रुपये। इसके बाद दोनों पक्षों का योग लगाया जाएगा और योग क्रेडिट पक्ष का अधिक है 2,000, अंतर की राशि डेबिट में लिख दी जाएगी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से 1,600 रुपये। विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने ऋण पत्रों के ब्याज रहित क्रय विक्रय का लेखा करना सीख लिया है। तो विद्यार्थियों, यह हमने देखा कि जब क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य निकाला जाता है तब ब्याज रहित क्रय विक्रय की दशा में ब्याज की राशि को घटाया नहीं जाता है, जबकि ब्याज सहित क्रय विक्रय की दशा में हम ब्याज की राशि को घटा देते थे। तो विद्यार्थियों, आशा है आपको ब्याज रहित क्रय विक्रय का लेखा समझ में आया होगा, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।